स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। लास्ट प्रीवियस जो 2 वीडियोज हम लोगों ने अपलोड किए थे उसमें हम लोगों ने बात की थी इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या है प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा जो हमारी बॉडी है उसकी एक एबिलिटी है और वो एबिलिटी करती क्या है कि जो पैथोजन होते हैं उनसे हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब जब अपन इम्यूनिटी की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने 2 प्रकार की इम्यूनिटी पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी इनेट और दूसरी पढ़ी थी एक्वायर्ड, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। आज की वीडियो में हम उनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन इनेट और दूसरा कौन सा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उनमें अंतर भी देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या होती है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा? तो एक तो था सक्रिय और दूसरा कौन सा है, निष्क्रिय। तो आज हम लोग बात करेंगे इन 2 प्रतिरक्षा के बारे में। इन प्रतिरक्षा या इन इम्यूनिटी के बारे में हम कुछ बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं कि इम्यूनिटी से क्या तात्पर्य है। तो हम लोगों ने ये कहा था कि ये बॉडी है, शरीर है, इस पे हमला किया पैथोजन ने। किसने हमला किया? पैथोजन ने। ये पैथोजन है, क्या है ये? पैथोजन। ये रोगाणु है, क्या है? रोगाणु। तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम इन पैथोजन को रोकने का काम करेगा। क्या करेगा? इनको रोकने का काम करेगा। तो हमारा जो शरीर है उसमें हम लोगों ने 2 प्रकार की इम्यूनिटी पढ़ी थी। सहज इम्यूनिटी जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर के बारे में पढ़ा था। शारीरिक रोध के बारे में पढ़ा था, कोशिकीय रोध के बारे में पढ़ा था, साइटोकाइन रोध के बारे में पढ़ा था, एक पूरक तंत्र भी पढ़ा था। सबसे पहले वो इन पैथोजन को रोकने का क्या करेगा, काम करेगा। और उसके बाद में यदि वो नहीं रोक पाया तो उसके बाद में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन पैथोजन को क्या कर देगी, मार देगी। यही तक था। चलो ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो अंदर जाते हैं, जो लास्ट हम लोगों ने एक्वायर्ड पढ़ा था, एक्वायर्ड से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, उपार्जित प्रतिरक्षा से, कि ये पैथोजन जब अंदर जाते हैं तो हमने कहा कि अंदर एक रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, एक अनुक्रिया उत्पन्न होती है जिसे हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जिसके बारे में कहा था कि वो लो इंटेंसिटी वाला होता है। कैसा होता है? लो इंटेंसिटी वाला होता है, बताया था लास्ट वीडियो में। फिर अपन कह रहे हैं कि यही पैथोजन जब दोबारा आते हैं तब हाई इंटेंसिटी की, उच्च तीव्रता की एक अनुक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। बात हो गई थी इसके बारे में। अब अपन ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है उसके लिए जिम्मेदार 2 सेल्स बताई थी। कौन कौन सी? एक तो बताई थी बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी बताई थी कौन सी लिम्फोसाइट्स? टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों जो लिम्फोसाइट्स हैं, दोनों जो लसीकाणु कोशिकाएं हैं, ये क्या कार्य करती है? तो हमने कहा था कि बी वाली जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? ग्लाइकोप्रोटीन का। और उस ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिया था हम लोगों ने इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये नाम दिया था इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और इसी इम्यूनोग्लोब्यूलिन को हम लोग प्रतिरक्षी पिंड या हम क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि ये एंटीबॉडी कैसे उत्पन्न हुई? तो हम कहेंगे सीधी सी बात कि शरीर में क्या प्रविष्ट हुए थे? पैथोजन। और पैथोजन के खिलाफ हमारे शरीर में क्या बनी? एंटीबॉडी। तो जब हर बार पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है तो फिर हम कई बार कुछ ऐसे डिजीज होते हैं कि ठीक नहीं होते, और जब हम लोग ठीक नहीं होते तो हम लोग किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो फिर एंटीबॉडी उस समय क्यों नहीं बनी जब अपन डॉक्टर के पास गए? क्योंकि डॉक्टर के पास तो तब गए ना कि जब अपन घर पे ठीक ही नहीं हो रहे। नहीं तो सामान्य तो 2 या 3 दिन में हम लोग क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने क्या किया वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो देखो एक बार वापिस से सुना कि बॉडी ने फॉर्मेशन किया किसका? एंटीबॉडी का। तो एक बात हमेशा याद रखना कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए क्या आवश्यक है? एंटीजन आवश्यक है। क्या आवश्यक है?
एंटीजन। एंटीजन जैसे ही शरीर में जाएंगे वो किसका निर्माण करेंगे? एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। तो बोले सर अब ये एंटीजन कहां से आ गए? तो ये क्या थे? पैथोजन। पैथोजन के एग्जाम्पल क्या है? पैथोजन के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? पैथोजन। तो बोले जब ये अंदर गए तो एंटीजन कहां था? तो याद रखना कि सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है साहब। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया बॉडी के अंदर। सपोज करो कि इस बैक्टीरिया की ये जो लेयर है, सतह है, इसके ऊपर एंटीजन मौजूद नहीं है। क्या मौजूद नहीं है? ये एंटीजन बनाए मैंने एग्जांपल के रूप में। क्या बनाए हैं? एंटीजन बनाए हैं। ये एंटीजन मौजूद नहीं है, पहले तो ये देख लो कि मौजूद है, ठीक है भाई। ये एक बैक्टीरिया अंदर वाला जो मैंने ब्लैक से बनाया और बाहर ब्लू से बनाया है, वो उसकी सतह के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन हमारी बॉडी में जाएंगे, किस में जाएंगे? बॉडी में जाएंगे। किसके साथ? पैथोजन के साथ। पैथोजन कौन है? अंदर वाला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? पैथोजन है। तो बैक्टीरिया तो क्या करेगा? बैक्टीरिया तो अंदर इन्फेक्शन करेगा, अपना गुणन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, हमारी सेल्स को डैमेज करेगा। तो ये एंटीजन क्या काम करेंगे उस समय? ये एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी को किसके निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। और एंटीबॉडी का निर्माण होगा, फिर वो एंटीबॉडी क्या करेगी? इन बैक्टीरिया को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। और 1, 2 या 3 या 4 दिन बाद में हम लोग वापस से क्या हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो अपने साथ किसको नहीं लेकर जाते? वो अपने साथ नहीं लेकर जाते किसको? एंटीजन को नहीं लेकर जाते। जब एंटीजन को अपने साथ नहीं लेकर जाते तो अंदर किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या देगा? इंजेक्शन देगा। और इंजेक्शन के फलस्वरूप फिर हमारे बॉडी में किसका फॉर्मेशन होगा? एंटीबॉडी का। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वाली बात है, याद रखना। मैं आप लोगों को जब कौन सी इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा? पैसिव इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा, तब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, लेकिन कंफ्यूज होना ही नहीं आप लोगों को। कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि मैं एक एक चीजें क्लियर करता जा रहा हूं आप लोगों के सामने कि डॉक्टर इंजेक्शन देगा तब एंटीबॉडी का निर्माण होगा। कब देगा डॉक्टर इंजेक्शन? तब जब व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा और जो अंदर पैथोजन गए थे उन पैथोजन के साथ में क्या मौजूद नहीं थे? एंटीजन मौजूद नहीं थे। क्या मौजूद नहीं थे? एंटीजन। तो एक बात दिमाग में ये अच्छे से क्लियर कर लेना कि जब भी एंटीजन का नाम आए, किसका नाम आए? एंटीजन का, तो ये मत समझना कि एंटीजन पैथोजन है, एंटीजन रोगाणु है। एंटीजन कभी भी क्या नहीं होते? रोगाणु नहीं होते। एंटीजन तो एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है। क्या है? विशिष्ट प्रकार के क्या है? प्रोटीन। यदि अपन डेफिनेशन लें, आप लोगों को कोई पूछे कि एंटीजन है क्या और उसका फंक्शन क्या है, तो बड़ी इजी सी डेफिनेशन है कि वो बाह्य पदार्थ। कौन से पदार्थ? वो बाह्य पदार्थ जो किसके बने होते हैं? वे बाह्य पदार्थ जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं या पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, तथा शरीर में जाने के बाद, किसमें जाने के बाद? शरीर में जाने के बाद किसके निर्माण को प्रेरित करते हैं? एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को या निर्माण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। वे बाह्य पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीजन। तो ये तो क्लियर है कि यदि एंटीजन नहीं होगा तो किसका निर्माण नहीं होगा? एंटीबॉडी का क्या नहीं होगा? निर्माण नहीं होगा। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि एंटीजन बुरी चीज नहीं है, एंटीजन भी हमारे शरीर के लिए एक अच्छा पदार्थ ही है या अच्छी वस्तु ही है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे आज एक्टिव की और पैसिव इम्यूनिटी की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पहले तो इनको समझ ले कि है क्या। अब एक्टिव को हम बोल रहे हैं सक्रिय। क्या बोल रहे हैं? सक्रिय। और पैसिव को हम लोग बोल रहे हैं क्या? निष्क्रिय। है तो दोनों में ही प्रतिरक्षा, लेकिन एक एक्टिव होकर है और एक कैसी होकर है? इनएक्टिव या पैसिव होकर है। तो इन बातों को आज हम लोग क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं आज एक्टिव इम्यूनिटी की। किसकी बात करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी की। क्लियर हुआ अभी तक यहां तक? चलो ठीक है। यदि कोई बात ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो सबसे पहले नंबर पे एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा। देखना, जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, जब
एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्वयं के शरीर में ही होता हो, स्वयं के शरीर में होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। बोले सर शरीर में कैसे होगा, तो हम कहेंगे जैसे ही हमारा शरीर का सामना किससे हो, पैथोजन से हो। पैथोजन का मतलब रोगजनक, जो हमारे शरीर में क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। तो पैथोजन से जैसे ही हमारा क्या होता है, सामना होता है शरीर का, तो हमारा जो बी लिम्फोसाइट्स है, हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स है, वो बी लिम्फोसाइट्स निर्माण कर देगी किसका, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ कहां, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में हुआ है। हमारे शरीर में हुआ है तो इसे हम कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। अब मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी थी कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारे शरीर में क्या मौजूद होगा, एंटीजन मौजूद होगा। तो एक तो हमने कहा कि बी लिम्फोसाइट्स किसका निर्माण कर देगा, एंटीबॉडी का। या फिर हम कहेंगे कि यदि डॉक्टर हमें क्या देता है, इंजेक्शन देता है, तब भी किसका निर्माण होगा, एंटीबॉडी का। तो डॉक्टर किसका इंजेक्शन देगा, डॉक्टर देगा इंजेक्शन एंटीजन का। किसका इंजेक्शन देगा, एंटीजन का। डॉक्टर हम लोगों को क्या देगा, इंजेक्शन देगा। क्लियर यहां तक, तो यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम वापिस से बात एक बार देख लो कि इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन में क्या होगा, एंटीजन होगा। एंटीजन किस आधार पर डॉक्टर हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाएगा, जो भी हमें डिजीज है, जो भी हमें रोग है, उन रोगों के लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर, रोगों के लक्षणों के आधार पर डॉक्टर हमारे शरीर में क्या प्रविष्ट करवाएगा, एंटीजन। एंटीजन प्रविष्ट करवाएगा तो बॉडी में किसका फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडी। एग्जांपल, टाइफाइड हुआ किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। सपोज करो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसकी लेयर के ऊपर, उसके एरियाज में कहीं पर भी एंटीजन नहीं है और लगातार हमें बुखार है, हाई फीवर है, ठीक ही नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर फिर क्या करेगा, पहले तो एंटीबायोटिक देगा। क्यों देगा एंटीबायोटिक, कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है उनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। यदि एंटीबायोटिक का भी असर ना हो तो डॉक्टर फिर हमारे शरीर में इंजेक्ट करेगा क्या, एंटीजन। और इन एंटीजन को देखकर हमारा बॉडी क्या बना देगा, एंटीबॉडी बनाएगा। समझना यही है कि एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, याद रखना, जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्वयं शरीर में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। अब एक बात यहां अच्छे से क्लियर कर लेना, इनकी अनुक्रिया यानी इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो धीमा होता है। कैसा होता है, धीमा होता है, धीरे धीरे बनते हैं। भाई एंटीजन आओ एंटीजन जी, अब आप आ गए हो तो हम भी एंटीबॉडी बनाएंगे, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएंगे। इनको लगता है कि ठीक है मार देंगे, कभी भी मार देंगे, धीरे धीरे एंटी बनाएंगे। लेकिन इनका जो इफेक्ट है, इनका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। कितने समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। अनुक्रिया भले ही ये धीरे पैदा करे, धीमा पैदा करे, या अनुक्रिया भले इनका एकदम लो लेवल पे हो, लेकिन इनका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है। ऐसी इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है, एक्टिव इम्यूनिटी। सेकंड जो नंबर पे इम्यूनिटी है वो है कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे कौन सी इम्यूनिटी की, पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो देखो भाई पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, पैसिव इम्यूनिटी जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, कि जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में ना होकर, कहां ना होकर, हमारे शरीर में ना होकर अन्य किसी वर्टिब्रेट में या अन्य किसी कशेरुकी जीव में करवाया जाए, अन्य किसी कशेरुकी जीव में करवाया जाए। कशेरुकी पता है सब लोगों को, वर्टिब्रेट क्या है पता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के प्रेजेंट रहना ही क्या कहलाता है, वर्टिब्रेट कहलाता है। कशेरुकी जीव में करवाया जाए। तो देखो वहां तो शरीर में हो रहा था, यहां पर हम कह रहे हैं कि शरीर में नहीं हो रहा, ये अन्य कशेरुकी जीव में हो रहा है। कहां हो रहा है, अन्य कशेरुकी जीव में हो रहा है। तो अन्य कशेरुकी जीव में कैसे, उसके बारे में भी सुन लेना। एक वैज्ञानिक थे एमिन वॉन, इन एमिन वॉन ने ही पैसिव इम्यूनिटी की खोज की थी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखना। इनकी एक पेशेंट थी, एक लड़की थी जिसको रोग था डिप्थीरिया, पढ़ाऊंगा डिप्थीरिया के बारे में भी है ना, डिप्थीरिया रोग था उसको, और उसकी हालत बड़ी ही चिंताजनक थी, है ना, लगातार उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। तो एमिन वॉन ने क्या किया, एक प्रयोग किया।
उन्होंने एक भेड़ को, किसको, भेड़ को, कशेरुकी जीव है भेड़ भी, इस भेड़ को रोगजनक या इस भेड़ में क्या प्रविष्ट करवाए, रोगजनक प्रविष्ट करवाए। किसके रोगजनक, डिप्थीरिया रोग पैदा करने वाले। कौन से रोग पैदा करने वाले, डिप्थीरिया रोग पैदा करने वाले क्या प्रविष्ट करवाए, रोगजनक। कुछ दिनों बाद में इस भेड़ का ब्लड बाहर निकाला। क्या बाहर निकाला, ब्लड कहां निकाला, बाहर। ब्लड से इन्होंने सीरम को अलग किया। किसको अलग किया, सीरम को। और सीरम से इन्होंने प्राप्त किया एंटीबॉडी। क्या प्राप्त किया, एंटीबॉडी। बोले सर एंटीबॉडी कहां से, वापिस से सुन लेना। जब रोगजनक भेड़ के शरीर में प्रविष्ट करवाए तो भेड़ के शरीर में किसका निर्माण हुआ होगा, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जो तरल प्रतिरक्षी है, तरल में पाई जाएगी। तो तरल क्या है, यहाँ पर ब्लड है, ह्यूमरल है। तो ब्लड में क्या, जो सीरम है, उस सीरम से उन्होंने क्या प्राप्त की, एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी को वापस दे दिया किसको, उन्होंने उस लड़की के शरीर में प्रविष्ट करवा दिया लड़की के शरीर में। और देखा कि लड़की की तबीयत में आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ है, सुधार हुआ है। तो लड़की के शरीर में तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहां हुआ, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ भेड़ के शरीर में। तो हम कह रहे हैं कि जब एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में ना होकर किसी अन्य कशेरुकी जीव में हो, तो ऐसी इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। मैंने एग्जांपल भी बता दिया। एमिन वॉन के इसी प्रयोग के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब एक बात आप लोगों के दिमाग में जरूर आ रही होगी कि सर जब एक्टिव इम्यूनिटी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन रही है, तो फिर पैसिव इम्यूनिटी तैयार करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों निष्क्रिय प्रतिरक्षी की हमें आवश्यकता पड़ी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आप लोगों को। पहला एग्जांपल कौन सी इम्यूनिटी का, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। हम लोगों ने ये कहा था कि जब एक मां अपने शिशु को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है, दूध, तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार का क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। बताओ भाई कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, सब लोगों के दिमाग में आया होगा IgA एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, IgA। IG का मतलब क्या है यहाँ पर, इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन एंटीबॉडी को बोलते हैं। टोटल कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की बताऊंगा, 5 कौन कौन सी होती है। लेकिन जो वो दूध है माँ का, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम या खीस, उसमें एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, IgA। वो IgA माँ के शरीर से निकला और किसने उसको ग्रहण किया, शिशु ने। तो शिशु के शरीर में तो नहीं बना था, वो किसके शरीर में बना था, मां के शरीर में। तो जब शिशु के शरीर में न बनकर अन्य कशेरुकी जीव में वो तैयार हुआ हो, तो उस एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय बोलेंगे। और ऐसी प्रतिरक्षा कौन सी प्रतिरक्षा कहलाएगी, पैसिव इम्यूनिटी। तो आप लोगों को एग्जाम्पल तो बता दिया ही, दूसरा एग्जाम्पल और सुनना। जब शिशु, ये जो बेबी पैदा हुआ है प्रसव की क्रिया के बाद, जब ये मां के गर्भ में था, किसमें था, मां के गर्भ में, तो मां के अपरा के द्वारा IgG एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी किसको मिली थी, जो भ्रूण पल रहा था उसको मिल रही थी। किसको मिल रही थी, भ्रूण को मिल रही थी। एक बार मैं वापस से इसको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि 2 एग्जाम्पल बताए मैंने आप लोगों को। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, मां के दुग्ध के द्वारा, माता के दुग्ध के द्वारा IgA प्रदान की जाती है किसको, शिशु को। तो यहां शिशु ने ग्रहण की, मां ने दी, तो दूसरे के शरीर में तैयार हुई और दूसरे के शरीर में काम आ रही है। ये एंटीबॉडी शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, प्रतिरोधकता प्रदान करती है। नंबर 2, मां के अपरा से कौन सी एंटीबॉडी, IgG किसको प्राप्त होती है, भ्रूण को प्राप्त होती है। तो 2 एंटीबॉडी बता दी, 2 निष्क्रिय प्रतिरक्षी बता दी। अब अपन बात करेंगे कि ये पैसिव इम्यूनिटी कहां काम आती है, कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। सपोज करो कि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया। किसने काट लिया, सर्प ने काट लिया। अब सर्प ने काट लिया तो बॉडी में क्या फैलेगा, पॉइजन। क्या फैलेगा, पॉइजन। सर्प ने किसको काटा, व्यक्ति को काटा, शरीर में क्या फैल गया, पॉइजन फैल गया। सपोज करो इस जहर में एंटीजन भी हो, क्या हो, एंटीजन भी हो, तो जो व्यक्ति का बॉडी है या व्यक्ति का जो शरीर है, वो शरीर किसका निर्माण भी करे, एंटीबॉडी का निर्माण भी करे। तो एंटीबॉडी का निर्माण जब करेगा, तो मैंने बताया था सक्रिय प्रतिरक्षा में कि उसकी अनुक्रिया धीमी होती है। कैसी होती है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, धीमा। ये सोचिए उस समय भी एंटीबॉडी
कि भाई मैं बी लिम्फोसाइट सोचे कि मैं तो एंटीबॉडी का धीरे धीरे निर्माण करूंगा, तब तक ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। हुई या नहीं हुई? ऐसी स्थिति में क्या करना अपने को, ऐसी स्थिति में हमें बाहर से तैयार एंटीबॉडी बॉडी के अंदर क्या करवानी है, प्रविष्ट करवानी है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि सर्प ने काटा तो उस समय बाहर से तैयार, जिसे हम कौन सी एंटीबॉडी बोल सकते हैं, पैसिव एंटीबॉडी बोलेंगे। ये पैसिव एंटीबॉडी तुरंत कहां दी, बॉडी में, तो ये तो तैयार थी। शरीर के अंदर होने वाली जो एंटीबॉडी है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिव, उसको तो रिस्पॉन्स अनुक्रिया पैदा करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो इतनी देर में तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ऐसी स्थिति में उसको पैसिव इम्यूनिटी दी जाएगी, तो वो क्या होगा, जहर के प्रभाव को कम कर देगा और व्यक्ति कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है, आपातकालीन परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में निष्क्रिय प्रतिरक्षा ही क्यों दी जाती है? कौन सी प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा ही क्यों दी जाती है? आप लोगों का आंसर होगा कि आपातकालीन परिस्थिति में यदि शरीर के या स्वयं के शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण का वेट किया जाए, या हम लोग कह सकते हैं कि स्वयं के शरीर में यदि सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी या एक्टिव एंटीबॉडी के निर्माण का वेट किया जाए, तब तक रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में रोगी को बचाने के लिए बाहर से क्या दी जाती है, पैसिव एंटीबॉडी या पैसिव इम्यूनिटी प्रदान की जाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, जो इंजेक्शन के द्वारा ही दी जाती है। और मैंने पहले भी बताया था उस समय कि इंजेक्शन वहां भी दिया जाता है, लेकिन एक इंजेक्शन तो वो था जिसके अंदर क्या था, केवल और केवल एंटीजन। ये इंजेक्शन यदि एंटीजन बॉडी में प्रविष्ट करवाएंगे, किसमें प्रविष्ट करवाएंगे, बॉडी में, और बॉडी ही किसका निर्माण करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। तो ऐसी एंटीबॉडी या ऐसी इम्यूनिटी किससे रिलेटेड होगी, एक्टिव से रिलेटेड होगी, क्योंकि एंटीबॉडी बनी कहां, एंटीबॉडी तो कहां बनी है, शरीर के अंदर। लेकिन जब यहां अपन बात करते हैं कि आपातकालीन स्थिति में क्या किया जाए, तो यहां एंटीबॉडी का बनने का हम लोग क्या नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उसको कौन सी इम्यूनिटी प्रदान की जाएगी, कौन सी प्रतिरक्षा दी जाएगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा दी जाएगी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बाहर से पहले से ही तैयार रहता है एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी को व्यक्ति के शरीर में जैसे ही प्रविष्ट करवाएंगे, वह एंटीबॉडी पैथोजन को क्या कर देगी, मार देगी। आई होप अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो चुका है कि एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है। एक्टिव का मतलब जब शरीर के स्वयं के भाग में ही एंटीबॉडी बने तो एक्टिव, और शरीर से बाहर तैयार हो तो क्या हो, पैसिव। शरीर के बाहर कहां तैयार हो, तो किसी भी वर्टिब्रेट में तैयार हो, किसी कशेरुकी जीव में। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया कि भेड़ में सबसे पहले तैयार की थी। आजकल ज्यादातर किसमें तैयार किए जाते हैं, घोड़े के अंदर तैयार की जाती है। कोई भी अनुसंधान जो होता है, जहां पर रिसर्च होता है, वहां घोड़े रखे जाते हैं, उन घोड़ों में पैथोजन प्रविष्ट करवाया जाता है, रोगजनक। उन पैथोजन के खिलाफ उनका शरीर किसका फॉर्मेशन करेगा, एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा तो उन एंटीबॉडी को वहां से निकाल लिया जाता है, निष्कासित कर लिया जाता है, उनको एकत्रित कर लिया जाता है और मेडिसिन के रूप में तैयार रखा जाता है। जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है, कौन सी परिस्थितियां, आपातकालीन परिस्थितियां आती है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को निष्क्रिय प्रतिरक्षा दी जाती है और उसकी जो जान है वो बचाई जाती है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, साथ में ही अपने जितने भी साथीगण हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, इनसे रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, उनको चैनल के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।